हाय एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लेट्स गेट ऑन केमिस्ट्री। आज हम जो सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं इसमें हम एनसीईआरटी के सारे चैप्टर को डिस्कस करेंगे। सो वी आर गोइंग टू स्टार्ट फ्रॉम आवर चैप्टर जीओसी, दैट इज जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। सो अगर हम यहाँ पे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बात करें तो ये बात कोई बहुत पुरानी नहीं है। मतलब कि हमें ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के बारे में कुछ साल पहले ही मालूम हुआ, राइट। और जो पहला कंपाउंड ऑर्गेनिक कंपाउंड जो बनाया गया है दैट इज यूरिया। पहला जो सिंथेसाइज्ड ऑर्गेनिक कंपाउंड है दैट इज यूरिया। सो बेसिकली हमने क्लास 10th में भी पढ़ा होता है दैट कार्बन कार्बन इज अ वर्सेटाइल एलिमेंट। इसका नेचर वर्सेटाइल क्यों बोला जाता है? क्योंकि इसमें सेल्फ लिंकिंग की कैपेसिटी होती है, दैट इज कॉल्ड एज कैटेनेशन। और ये टेट्रा कोवेलेंसी शो करता है, और इसमें जो कार्बन कार्बन बॉन्ड बनते हैं दे आर कंपैरेटिवली स्ट्रॉन्गर। और यहाँ पे जो बॉन्ड्स होते हैं दे आर वाटर इनसॉल्युबल, मतलब कि ये नॉन पोलर बॉन्ड बनाता है। सो कुछ ऐसी बहुत सी रीजंस हैं कि कार्बन, भाई कार्बन अपने आप में कार्बन है। कार्बन अपने आप में कार्बन है, इसका मतलब क्या हुआ भाई कि नेचर में भी मोस्टली जो भी कंपाउंड्स होते हैं दे आर द ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। लेट्स से the protein, carbohydrates, lipids, they all are the organic compounds. हार्मोन, एंजाइम, ये सब भी हमारे क्या होते हैं? ऑर्गेनिक कंपाउंड्स ही होते हैं, राइट। दे आर हेट्रो कंपाउंड टाइप ऑफ कंपाउंड्स, बट मेनली जो वहां पे सबसे ज्यादा जो सब्सटेंस प्रेजेंट रहता है दैट इज कार्बन। सो दिस इज समथिंग दैट वी हैव डिस्कस्ड about the carbon, right? So now we will move further on this topic. All right. सो सबसे पहले अगर हम बात करें कि भाई यहाँ पे बॉन्डिंग किस तरह की होती है, तो यहाँ पर आप दो तरह की बॉन्डिंग देखोगे। एक होती है हमारी सिग्मा बॉन्डिंग और दूसरी हमारी होती है पाई बॉन्डिंग। मतलब कि कार्बन कार्बन कंपाउंड्स आपस में सिग्मा बॉन्ड भी बनाता है और पाई बॉन्ड भी बनाते हैं। सिग्मा बॉन्ड कब बनाते हैं? लेट से कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है, राइट। तो ये हमारा एक जो पहला बॉन्ड है दैट इज द सिग्मा बॉन्ड। अब सपोज करो अगर हमारे पास कुछ इस तरह का सिस्टम है विच आर हैविंग कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, or something like in which carbon carbon triple bond like structures are present. So इस तरह के compounds को हम बोल सकते हैं कि they are having pi bond. So over here one bond is sigma and the another is pi. Over here one bond is sigma and the rest two bonds are the pi bond. So यहाँ पे कुछ इस तरह की बॉन्डिंग्स होती है। और सीधी सी बात है, अगर हमने बॉन्डिंग कार्बन की समझ ली है तो हम इसका हाइब्रिडाइजेशन बहुत इजीली बता सकते हैं। अब हाइब्रिडाइजेशन और बॉन्डिंग का क्या भाई नाता होता है? तो सीधी सी बात है, थोड़ा सा अगर हम रिकॉल करें केमिकल बॉन्डिंग को तो फिर हमें समझ आएगा, हमें याद आएगा कि भाई कार्बन कार्बन के बीच में अगर सिग्मा बॉन्ड है, यानी कि अगर सिर्फ सिग्मा बॉन्ड है तो इट शुड बी sp3 कार्बन, राइट। अगर कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड्स बना रहे हैं तो जरूर जरूर यहाँ पर sp2 कार्बन ही है। और अगर कार्बन कार्बन हमारे ट्रिपल बॉन्ड्स बना रहे हैं तो कार्बन कार्बन एटम्स मस्ट बी sp हाइब्रिडाइज्ड, यानी कि हमारे जो कार्बन एटम्स होंगे दे शुड बी sp हाइब्रिडाइज्ड इन सच अ केस। ओके, ऑल राइट। तो ये हमने थोड़ी सी बातें कर ली भाई बॉन्डिंग के नेचर के बारे में। अब बॉन्डिंग के नेचर पे सवाल किस तरह का आता है? लेट से आपको एक कंपाउंड दे दिया गया CH3CH डबल बॉन्ड CH2, और यहाँ पे आपसे बोला जाए कि हाउ मेनी सिग्मा एंड पाई बॉन्ड्स आर प्रेजेंट ओवर हियर, हाउ मेनी सिग्मा एंड पाई बॉन्ड्स आर प्रेजेंट ओवर हियर। तो ऐसे केस में हमें क्या करना होगा? हमें अपने दिमाग की थोड़ी सी बत्ती जलानी होगी, और सबसे पहला काम इसका करना होता है कि हम इसका स्ट्रक्चर को एक्सपैंड करके लिख देते हैं। हम इसके स्ट्रक्चर को एक्सपैंड करके लिख देते हैं। लेट से CH3, इसको हम इस तरह से लिखेंगे, द मिथाइल ग्रुप, again C single bond H, again there are double bonds with carbon and in this carbon, right। तो भाई यहाँ से जब हम इसका एक ओपन स्ट्रक्चर बना लेते हैं तो हमारे लिए इजी हो जाता है सिग्मा और पाई बॉन्ड्स को कैलकुलेट कर पाना। तो यहाँ पे अगर आप देखो तो भाई डबल बॉन्ड तो एक ही बन रहा है। डबल बॉन्ड अगर एक है तो हमें पता है, हमें अभी जस्ट पढ़ा है कि डबल बॉन्ड में एक सिग्मा होता है और एक पाई होता है। तो फिर ऑब्वियस है, इट इज ऑब्वियस कि
यहाँ पे जो दो तरह के बॉन्ड्स बन रहे हैं उसमें से एक तो हमारा पाई बॉन्ड है, राइट, एक तो हमारा पाई बॉन्ड है, और इसके अलावा बाकी जितने भी बॉन्ड्स हैं दे ऑल आर द सिग्मा बॉन्ड। तो फटाफट से हम बाकी के बॉन्ड्स को कर लेंगे कैलकुलेट, और इस तरह से हमें मिल जाएंगे कि टोटल कितने सिग्मा एंड पाई बॉन्ड है। देखो सिग्मा बॉन्ड इज 1, दिस इज क्रिस्टल क्लियर, सो 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8, so there are a total of 8 sigma bond in this molecule। तो ये तो बात हो गई कि भाई अगर हमें कोई मॉलिक्यूल का फॉर्मूला दे दिया जाए तो हम वहां पे सिग्मा और पाई बॉन्ड्स को कैसे कैलकुलेट करेंगे। अब इसको रिप्रेजेंटेशन किस किस तरह से हम कर सकते हैं, मतलब कि इन बॉन्ड्स के इन कंपाउंड्स को हम लोग कैसे लिख सकते हैं। ठीक है, तो एक हमारा होता है कि हम इसको कंबाइनली लिखते हैं, लाइक CH3 CH2 होल थ्राइस CH डबल बॉन्ड CH2, एक तो ये तरीका है। दूसरा तरीका भाई ये है CH3 CH2 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 CH डबल बॉन्ड CH2। तो दोनों में अगर फर्क पूछा जाए तो भाई क्या है, देखो यहाँ पे CH2 मतलब मिथिलीन ग्रुप को एक ही बार में कंबाइनली होल थ्राइस करके निपटा दिया, कि मतलब होल थ्राइस का मतलब है कि यहाँ पे 3 CH2 ग्रुप्स हैं, और सेकेंड वाले स्ट्रक्चर में हमने उसी को होल करके लिख दिया है ना, एक एक स्ट्रक्चर एक एक कार्बन को बार बार मेंशन किया है। अब यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 कार्बन है, लेकिन जो सबसे खतरनाक इसका स्ट्रक्चर होता है वो कुछ ऐसा ही होता है, 1 2 3 4 5 6। तो भाई इससे हम क्या समझे, इस स्ट्रक्चर से हम ये समझे कि भाई जितने भी कॉर्नर्स नजर आ रहे हैं, लेट से अब यहाँ पे कॉर्नर क्या चीज है भाई, ये एक कॉर्नर हुआ, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा, ये पांचवा, और ये सिक्स। ठीक है, तो इस तरह से ये हो गए हमारे कॉर्नर्स, एंड ईच कॉर्नर्स आर रिप्रेजेंटिंग कार्बन एटम। अब कार्बन एटम तो समझ में आ गए कि जो कॉर्नर है वो कार्बन एटम है, व्हाट आर द हाइड्रोजन। तो भाई हाइड्रोजन और कार्बन ही को तो हमें लिखना नहीं है, बाकी तो हमें सब कुछ लिखना है यहाँ पे। हाइड्रोजन और कार्बन के अलावा बाकी तो सब कुछ लिखना है, मतलब कि कार्बन की वैलेंसी जहां जैसे ना पूरी हो रही हो वहां पे लगा दो उतने नंबर ऑफ हाइड्रोजन, जहां जितनी वैलेंसी बचे वहां उतने नंबर ऑफ हाइड्रोजन लगा देना है। लेट से देखो यहाँ पे 1 2 3 तीन बॉन्ड तो पहले से बनाए, तो सिर्फ एक हाइड्रोजन का काम है। यहाँ पे 1 2 दो बॉन्ड तो पहले से बन रखे हैं, तो फिर हमें सिर्फ 2 हाइड्रोजन का और काम है। तो इस तरह से हमारा हो गया ये मॉलिक्यूल, और इस मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर, इसे कहते हैं बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर, इसे कहते हैं बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर। अब मैं इसमें कुछ स्ट्रक्चर्स आपको दूंगी और आपको बताना होगा कि भाई उसमें उसका एक्चुअली मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या हो सकता है, या उसको आप लोग कैसे, उसका कंप्लीट स्ट्रक्चर क्या होगा। लेट्स से दिस वन, ओके, again this one, right, one more like something, okay, this a, ये भी कार्बन ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल है, राइट। ओके, तो ऐसे घुमा घुमा के फिरा फिरा के हम बहुत सारे स्ट्रक्चर बना सकते हैं, लो साइक्लिक स्ट्रक्चर बन जाएंगे ऐसे। तो बहुत सारे स्ट्रक्चर हमारे यहाँ से पॉसिबल है। अब अगर कोई भी हेट्रोएटम है ना, अगर हमारे मॉलिक्यूल में कार्बन और हाइड्रोजन के अलावा कोई और हेट्रोएटम है तो उसको इंडिकेट करने का कोई तरीका नहीं है, उसको हमें लिखना ही पड़ेगा। लेट से अगर ये हमारा कोई अल्कोहल है तो हमें यहीं पर OH लगा देना होगा। लेट से अगर हमारे पास है प्रोपेनॉल, तो ये होगा स्ट्रक्चर ऑफ प्रोपेनॉल, 1 2 3 तीन कार्बन और OH, ये हो जाएगा हमारा प्रोपेनॉल। लगे ये सब चीजें हम डिस्कस करेंगे आगे अच्छे से। ठीक है, ओके। अगर सपोज यहाँ पे क्लोरीन ग्रुप प्रेजेंट होता तो फिर यहाँ पे हमें एक Cl लगाना पड़ता। ठीक है, तो कोई भी ग्रुप हो सिर्फ कार्बन एंड हाइड्रोजन, उसको हमें मेंशन करना पड़ेगा, उसको लिखना पड़ेगा, राइट। अब हम चलते हैं अपने थोड़े से इसी टॉपिक में, थोड़ा सा हम बढ़ते हैं आगे। ये तो बात हो गई बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर के बारे में। अब भाई जितने भी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं या इवन जितने भी हमारे ये मॉलिक्यूल्स होते हैं, ये जो फॉर्मूलाज होते हैं, दे आर 3 डायमेंशनल। तो पेपर पे इनको शो करना थोड़ा सा मुश्किल काम हो जाता है कि भाई हम पेपर पे इनको कैसे शो करें। तो पेपर पे शो करने के लिए भाई साइंटिस्ट के पास होता है बहुत दिमाग, है ना। तो उन्होंने एक तरीका बताया कि आपका जो टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर है, जो केमिकल बॉन्डिंग में पढ़ते हैं, वो समोसे वाला स्ट्रक्चर कुछ इस तरह का होता है, राइट। टेट्राहेड्रल, जिसको आप लोग क्यूब के कॉर्नर से भी पढ़ते हो। ठीक है, तो ये बात हो गई हमारी कुछ टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर जैसी। तो ऐसे किसी केस में
हमें अगर मॉलिक्यूल्स के स्ट्रक्चर को समझना है, उनको रिप्रेजेंट करना है और पेपर पे रिप्रेजेंट करना है, 2D स्क्रीन पे रिप्रेजेंट करना है, तो हम उनको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? ठीक है, तो इसका तरीका भाई क्या है? इसका तरीका ये, लेट से अगर हमारा सेंट्रल एटम है कार्बन, ये बॉन्ड प्लेन पर है और ये बॉन्ड भी प्लेन पर है। सपोज अगर यहाँ पे कोई बॉन्ड है जो कि इस तरह से लिखा हुआ है, कोई एक बॉन्ड और है जो कि इस तरह से लिखा हुआ है। सपोज अगर ये हम मिथेन की ही बात कर रहे हैं, है ना, टेट्राहेड्रल जो कि होता है, हम मिथेन की ही बात कर रहे हैं। और यहाँ से हम देख क्या पा रहे हैं भाई? यहाँ से हम देख पा रहे हैं कि ये दो बॉन्ड समझ में आ रहे हैं भाई, नॉर्मल बने। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस? सो पहले तो हम इनके नाम समझ सक लेंगे कि इनका नाम क्या है भाई। इसे बोलते हैं डैश लाइन, इसे बोलते हैं डैश लाइन। ओके, और इसे बोलते हैं सॉलिड वेज। ये है हमारा सॉलिड वेज। इसको डैश वेज भी बोलते हैं, डैश लाइन भी बोल सकते हो, डैश वेज ज्यादा प्रॉपर है। ओके, सो ये हमारा सॉलिड वेज है, ये डैश वेज है। तो सॉलिड वेज हमेशा बताता है कि कोई भी चीज प्लेन के ऊपर है, कोई भी चीज प्लेन के ऊपर है। यानी कि अगर आप देख रहे हो, आप ऑब्जर्वर हो, तो वो आपके करीब है ना। लेकिन जो डैश वेज है वो हमेशा रिप्रेजेंट करता है कोई चीज प्लेन के पीछे है, कोई भी चीज प्लेन के पीछे है, जो कि ऑब्जर्वर को दिखाई ना दे रही हो, अवे फ्रॉम द ऑब्जर्वर, राइट। तो इस तरह से ये दो टर्म हम यूज करते हैं। फर्स्ट वन इज फॉर सॉलिड वेज। सॉलिड वेज वो होता है जो कि आपका अबव द प्लेन बताता है, मतलब प्लेन के ऊपर। और डैश वेज हमेशा वो होता है जो कि बिलो द प्लेन बताता है, यानी कि प्लेन के पीछे। सपोज अगर आपके पास पेन और कॉपी है, तो पेन के कॉपी के ऊपर अगर आप पेन को रख दो, तो वो आपको समझ में आएगा कि वो आपका सॉलिड वेज को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, लेकिन यही कॉपी अगर आपका मॉलिक्यूलर प्लेन है और इसके पीछे कुछ है, तो दैट वुड बी रिप्रेजेंटेड बाय डैश वेज। तो ये कुछ हमारा होता है 3 डायमेंशनल रिप्रेजेंटेशन ऑफ मॉलिक्यूल भाई। क्योंकि ये मॉलिक्यूल सब एक प्लेन पे नहीं होते हैं, और अगर हमें इनको 2D में रिप्रेजेंट करना है, तो हम इस तरह के स्ट्रक्चर्स का यूज कर लेते हैं। ऑलराइट, तो अब हम इसी टॉपिक में थोड़ा सा आगे मूव करेंगे, और हम मूव करेंगे अब की बार टूवर्ड्स क्लासिफिकेशन। बहुत सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं, राइट। तो भाई जैसे जैसे एलिमेंट की डिस्कवरी होती गई, एलिमेंट का भी हमें क्लासिफिकेशन पढ़ना जरूरी हो गया, वैसे ही ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को भी हमें क्लासिफाई करके पढ़ना बहुत जरूरी हो गया, है ना। हम एक एक कंपाउंड को अलग अलग स्टडी नहीं कर सकते थे, बिकॉज देर आर सो मेनी ऑफ द ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। ऑलराइट, सो अब हम बात करेंगे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के बारे में। तो अगर हमारे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं, इनको अगर हम ब्रॉडली डिवाइड करें, तो एक हमारा हो जाता है ओपन चेन कंपाउंड। ओपन चेन का मतलब है जहां पे कोई भी रिंग विंग लाइक स्ट्रक्चर नहीं मिल रहा है ना, ना कोई साइकिल ना कोई रिंग, कुछ नहीं मिल रहा है। और दूसरा हमारा होता है क्लोज चेन, दूसरा हमारा होता है क्लोज चेन। और यू कैन से साइक्लिक कंपाउंड्स, साइक्लिक कंपाउंड, राइट, साइकिल ऐसे वाले। ओके, एंड ये जो हमारे ओपन चेन है, इनके लिए टर्म यूज हो जाता है ए साइक्लिक, बिकॉज ये आपका ए साइक्लिक है, इसमें कोई भी रिंग लाइक स्ट्रक्चर नहीं बन रहा है। तो अब ये जो आपकी क्लोज चेन है, यानी कि जो आपके साइक्लिक कंपाउंड्स हैं, ये होते हैं हमारे दो तरह के। ये कंपाउंड्स हमारे होते हैं दो तरह के। ओके, तो ये जो दो तरह के कंपाउंड्स हैं, अब इसमें हमें क्या पढ़ना है? अब हम यहाँ पे देखते हैं कि वो दो टाइप्स कौन कौन से हैं। तो पहला तो हमारा टाइप होता है एलिसाइक्लिक, पहला हमारा टाइप होता है एलिसाइक्लिक। और दूसरा हमारा टाइप होता है एरोमेटिक, दूसरा हमारा टाइप है एरोमेटिक। तो क्या डिफरेंस है भाई एलिसाइक्लिक और एरोमेटिक में? अब हम इनको पहले फर्दर डिवाइड कर लेंगे, एलिसाइक्लिक को फर्दर डिवाइड कर लेंगे, दैट इज होमोसाइक्लिक एंड हेट्रोसाइक्लिक। होमोसाइक्लिक, हेट्रोसाइक्लिक। ऑलराइट, अब ये जो आपका एरोमेटिक कंपाउंड है, एरोमेटिक को भी हम जल्दी से डिवाइड कर ले फर्दर, और ये दो जो डिवीजन होगा, इट वुड बी इन बेंजीनोइड, बेंजीनोइड एंड नॉन बेंजीनोइड, नॉन बेंजीनोइड। ओके, तो अब हमें देखना है कि भाई
ये तो जो हमने क्लासेस पढ़ ली ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के, ये जो हमने क्लासिफिकेशन पढ़ा है ऑर्गेनिक कंपाउंड अपने ओसी का, तो इसमें इससे समझे भाई हम क्या, इनसे हमें समझ में क्या आया भाई, व्हाट इज होमोसाइक्लिक, व्हाट इज हेटेरोसाइक्लिक, व्हाट इज बेंजीनॉइड, व्हाट इज नॉन बेंजीनॉइड। तो भाई पहली बात तो ये जो हमारे क्लोज चेन कंपाउंड है, ठीक है, ओपन चेन में तो कोई टाइप वाइप नहीं है, तो क्लोज चेन में हम आते हैं। क्लोज चेन कंपाउंड है, सपोज करो आपने एक क्लोज चेन वाला कंपाउंड लिया और आप उसको सीधे सीधे से जला के देखो बर्नर पे, ठीक है, बंसन बर्नर जो हमारे लैब में होते हैं उस पे जला लो, राइट। तो उस पे जब आप जलाओगे स्पैचुला में लेकर के, अगर वो सूटी फ्लेम के साथ बर्न होता है, सूटी फ्लेम यानी कि जो काले काला धुएं के साथ अगर वो बर्न होता है, तो आप एक ब्रॉड आइडिया आपको मिल जाएगा कि कंपाउंड आपका एरोमेटिक है। एक ब्रॉड आइडिया आपको मिल जाएगा कि आपका जो कंपाउंड है वो एरोमेटिक है। लेकिन अगर वो नहीं देता है तो यानी कि वो एलिसाइक्लिक है, राइट। अब एलिसाइक्लिक में होमो और हेट्रो का क्या मतलब है? तो होमो का मतलब है कि भाई साइकिल चाहे जितनी बड़ी हो, चाहे जितनी छोटी हो, चाहे वहां डबल बॉन्ड हो, चाहे सिंगल हो, चाहे ट्रिपल हो, उसका तो जिक्र ही नहीं है यहाँ पे। होमो का मतलब होता है सिर्फ कार्बन और हाइड्रोजन से मिलके पूरी की पूरी रिंग लाइक स्ट्रक्चर, जितने भी मेंबर की रिंग है वो बना हुआ है, दिस इज कॉल्ड एज होमोसाइक्लिक। यानी कि ये पूरा का पूरा जो रिंग स्ट्रक्चर है वो किससे मिलके बना है, वो सिर्फ कार्बन और हाइड्रोजन से मिलके बना है, उसमें किसी भी और एटम की, किसी भी और एलिमेंट की कोई जगह नहीं है। नेक्स्ट इज योर हेट्रोसाइक्लिक। हेट्रोसाइक्लिक में कार्बन हाइड्रोजन तो मस्ट है, क्योंकि ऑर्गेनिक कंपाउंड है तो बिना कार्बन हाइड्रोजन के तो बनेगा ही नहीं। लेकिन अलोंग विथ कार्बन हाइड्रोजन नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फॉस्फोरस, सल्फर, इनके जैसे तमाम कोई भी एक एलिमेंट वहां पर होगा, मतलब इनमें से कोई भी एक होगा, सारे नहीं होंगे, सारे एक साथ होना ये कोई कंडीशन नहीं है, मतलब रिंग फॉर्मेशन में, है ना, कहीं और नहीं, रिंग फॉर्मेशन में इनमें से कोई एक एलिमेंट वहां पे होना चाहिए। सो देन इट वुड बी कॉल्ड एज हेट्रोसाइक्लिक, यानी कि रिंग का एक मेंबर इनमें से कोई एलिमेंट होना चाहिए। अब आ जाते हैं बेंज एरोमेटिक कंपाउंड्स। तो एरोमेटिक में पहला है बेंजीनॉइड। सो बेंजीनॉइड, बेंजीन, बेंजीन इटसेल्फ इज अ वेरी वेरी पॉपुलर ऑर्गेनिक कंपाउंड। आप सब जानते होंगे कि ये बेंजीन है, ठीक है, आप सब जानते होंगे ये बेंजीन मोस्ट पॉपुलर ऑर्गेनिक कंपाउंड है ये बेंजीन, ठीक है। तो कोई भी एरोमेटिक कंपाउंड जिसमें ये वाला स्ट्रक्चर प्रेजेंट है, इसके अलावा कुछ भी है उससे नहीं मतलब, लेकिन ये वाला स्ट्रक्चर तो एटलीस्ट है ही, उसको हम लोग बोलते हैं बेंजीनॉइड एरोमेटिक कंपाउंड। हम लोग क्या बोलते हैं, बेंजीनॉइड एरोमेटिक कंपाउंड। लेट्स सी, अब कोई एरोमेटिक कंपाउंड ऐसा है कि वो एरोमेटिक तो है, लेकिन वहां पर ये वाली रिंग नहीं है, ये वाली रिंग इन द सेंस कि बेंजीन रिंग नहीं है, वहां पर आपका एरोमेटिक तो है मगर ये बेंजीन रिंग नहीं है, तो उसके लिए आपका टर्म यूज होता है नॉन बेंजीनॉइड एरोमेटिक कंपाउंड। सो अब अगर हम इसी को बात को अपनी इसी चर्चा को हम थोड़ा सा आगे बढ़ाएं, तो हम इसमें सीखेंगे कि भाई बेंजीनॉइड, भाई बेंजीन है, बेंजीन के साथ में कुछ भी लगा दो यार, बेंजीन के साथ में OH लगा दो फिनॉल बन गया, बेंजीन के साथ में NH2 लगा दो एनिलीन बन गया, बेंजीन के साथ में OCH3 लगा दो एनिसोल बन गया, तो ऐसे तमाम बन जाते हैं भाई। बेंजीन में बेंजीन जोड़ दो, नप्थलीन बन गया, इसे कहते हैं नप्थलीन, नप्थलीन बॉल्स, सब जानते हैं इसके बारे में, तो भाई बहुत अच्छा, अच्छी स्मेल देता है। लेकिन अगर इसी में एक बेंजीन रिंग और मिला दो तो ये बन गया एंथ्रासीन, ठीक है भाई, बनते ही जा रहा है ना। तो इसमें एक कंडीशन है, दैट इज दिस रिंग, अगर ये रिंग है तो वो बेंजीनॉइड है, अगर नहीं है तो भाई कुछ भी है, हमसे नहीं मतलब। तो उसको उसके लिए जो टर्म यूज होता है दैट इज नॉन बेंजीनॉइड। अब नॉन बेंजीनॉइड क्या होते हैं भाई, ये एक ऑर्गेनिक कंपाउंड था, इस पे है पॉजिटिव चार्ज, ये नॉन बेंजीनॉइड है। अब एक ऑर्गेनिक कंपाउंड था, इस पे है निगेटिव चार्ज, ये नॉन बेंजीनॉइड है। अब एक ऑर्गेनिक कंपाउंड था आपका इस तरह का, यानी कि टोटल है 7 मेंबर, रिंग में टोटल मेंबर है 7, ओके। थोड़ा सा हम इसको और अच्छा सा बनाने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे हो गई आपकी रिंग में 7 मेंबर, ऐसे लिखो या ऐसे लिखो, ठीक है। 8 मेंबर वाली भी रिंग इसमें आती है भाई साहब, इसमें एक 8 मेंबर वाली भी रिंग आ जाती है, दैट इज कॉल्ड एज साइक्लोऑक्टा टेट्रा, टेट्राइन, ओके। एंड डाई निगेटिव, इसमें दो निगेटिव चार्ज है, ओके। सो इट्स अ एनाइन, 2 माइनस, ओके। सो दिस इज साइक्लो
a tetraenyl anion. So these are the non-benzenoid aromatic compound. अब ये एरोमेटिक क्यों है, एरोमेटिक है क्या, ये सब अभी सस्पेंस है, ये सब हम लोग पढ़ेंगे हाइड्रोकार्बन्स के एंड में। ये सब अभी सस्पेंड है, ये सब हम लोग पढ़ेंगे हाइड्रोकार्बन के एंड में। ऑलराइट, ओके। सो अगर हम हेट्रोसाइक्लिक की बात कर ले, तो हेट्रोसाइक्लिक में हमारे कुछ ऐसे कंपाउंड्स आते हैं, हेट्रोसाइक्लिक में हमारे कुछ ऐसे कंपाउंड्स आते हैं जस्ट लाइक, लेट से हमारे पास ये कोई बेंजीन रिंग है, तो ये तो होमोसाइक्लिक हो गई। लेकिन अगर हम इसमें एक ऑक्सीजन एटम लगा दें इंस्टेड ऑफ कार्बन, तो ये बन गई हेट्रोसाइक्लिक। इसमें अगर हम एक नाइट्रोजन एटम लगा दें तो बन गई ये हेट्रोसाइक्लिक। इसमें अगर हम एक सल्फर एटम लगा दें तो बन गई ये हेट्रोसाइक्लिक। अगर हम इसमें लगा दें, सपोज करो एक बढ़ा देते हैं हम इसमें एक कार्बन, चलिए एक कार्बन बढ़ा दिया जाए। अब अगर हमने इसमें एक कार्बन बढ़ा दिया, ये बन गई हमारी हेट्रोसाइक्लिक रिंग। तो भाई इस रिंग स्ट्रक्चर में जो कि एक सीधे सीधे हेक्सागन पेंटागन हो सकती थी, अब उसमें क्या आ गया है, उसमें अब आ गया है एक हेट्रो एटम। हेट्रो एटम कैन बी सल्फर, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, right? So they are the heteroatom, and now this compound will become heterocyclic compound. Now this compound is become heterocyclic compound. ओके, तो ये तो बात हो गई हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड की। चलो अब एक कदम और बढ़ते हैं। अब एक कदम और बढ़ के हम बात करने वाले हैं फंक्शनल ग्रुप की। फंक्शनल ग्रुप क्या होते हैं भाई, हमने ऑर्गेनिक कंपाउंड उठाए और उनकी एक पर्टिकुलर तरह की रिएक्शंस कराई, केमिकल रिएक्शन कराते गए। हमने देखा बहुत सारे कंपाउंड्स हैं जो एक तरह का केमिकल रिएक्शन दे रहे हैं, कुछ और कंपाउंड्स हैं जो एक पर्टिकुलर तरह की केमिकल रिएक्शंस दे रहे हैं, कुछ और कंपाउंड्स हैं जो कि किसी और तरह की केमिकल रिएक्शन दे रहे हैं, और वो सब दे रहे हैं। ठीक है, तो उनमें देखा गया, जब उनको स्ट्रक्चरली जब उनको देखा गया डिटेल में, तो समझ में बात आई कि इनमें कोई एक चीज कॉमन है, और उसी कॉमन चीज का नाम है फंक्शनल ग्रुप। लेट से अगर किसी कंपाउंड में, ऑर्गेनिक कंपाउंड में ये ग्रुप प्रेजेंट है, और इस ऑर्गेनिक कंपाउंड में अगर हम ऐड कर दें, हम क्या ऐड कर दें भाई, अगर हम इस ऑर्गेनिक कंपाउंड में ऐड कर दें सोडियम बाइकार्बोनेट, तो ये हमें देता है एफरवेसेंस। एफरवेसेंस स्टैंड्स फॉर बबल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, ब्रिस्क एफरवेसेंस ये हमें देता है। ठीक है, सो ये कंफर्म करता है कि भाई आपके कंपाउंड में COH ग्रुप प्रेजेंट है। सपोज करो अगर हमारे कंपाउंड में, ऑर्गेनिक कंपाउंड में, लेट से ये वाला ग्रुप प्रेजेंट है, मतलब कार्बन के साथ OH जुड़ा हुआ है, तो जिसके लिए हम लोग कॉमनली एक टर्म यूज करते हैं एल्कोहल्स। एथेनॉल, एथाइल अल्कोहल नहीं, अल्कोहल जनरल होता है ना, फंक्शनल ग्रुप है ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का, तो हमारा वो होगा एथेनॉल। तो ये सेरिक अमोनियम नाइट्रेट भी एक तरह का केमिकल कंपाउंड होता है, और ये उसके साथ देगा रेड कलर। तो भाई जितने भी कंपाउंड ये दे रहे हैं, ये वाला टेस्ट मतलब कि जो अल्कोहल में सेरिक अमोनियम नाइट्रेट ऐड करने पे अगर रेड कलर आ रहा है, तो भाई ये कंफर्म हो जाता है कि वो कोई अल्कोहल हो सकता है। तो इस तरह से हम इनके फंक्शनल ग्रुप को समझ पाते हैं। तो भाई आज की क्लास में फिलहाल हमने इतना ही पढ़ा है, आगे भी बहुत सी चीजें हैं और हम उन सब चीजों को कवर करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।